नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले हमने सेट नंबर 8वां देखा था। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे ओवरऑल सेट नंबर 9 और एडुटेरिया के सेट के अकॉर्डिंग सेट नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 से। लाइव टाइमिंग दो है, एक दोपहर के 12 बजे की है और एक शाम के 5 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो आप सभी को पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में जो टीपू सुल्तान था उसकी हार हुई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके टाइम में हुआ था? वो लॉर्ड वेलेजली के टाइम में हुआ था। तो दोनों याद रख सकते हैं, दोनों ही पूछे जा सकते हैं। तो चौथा वाला इनके टाइम में हुआ था और जो तीसरा वाला था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन थे? तो कई बार बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जो कि यहाँ पर नील संथाल दक्कन दंगा और सिपाहियों का विद्रोह दिया गया है और इनका सही क्रम आपको बताना है। संथाल विद्रोह कल ही बताया था कि 1855 से लेकर के अगर बात करें कहां तक गया तो 1856 तक। उसके अलावा संथाल विद्रोह जो है उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र थे उसमें अंग्रेजों के साथ साथ जो जमींदारी व्यवस्था है उसके खिलाफ हुआ था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने कुचल दिया था। सिपाही विद्रोह जो था ये हुआ था 1857 में। वही 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसी वही सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। नील विद्रोह जो हुआ था वो आपका हुआ था 1859 से लेकर के 1860 के बीच में। और यही क्रम भी हो जाएगा, दूसरा फिर चौथा फिर पहला। तो दूसरा चौथा पहला अगर आप देखेंगे तो इसमें है। और सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा दक्कन दंगा, जो कि 1875 में आपका हुआ था। विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो पूना जिले के सुपा गांव से हुई थी। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहां किया था? तो मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व आपका बैरकपुर से किया था। आंसर हो जाएगा सी वाला। और मंगल पांडे ने 29 मार्च की आपकी तारीख थी। और समय की अगर बात करें तो 1857 का जो है वो समय था, जब बैरकपुर जो छावनी थी वहां से शुरुआत की थी। और उसने अंग्रेज अधिकारी ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी थी। अगला है, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो ये 1885 में आपका पारित जो है वो हुआ था। बंगाल से बिहार अलग हो गया था ना, उसके बाद ही आपका बिहार काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था? तो ये कार्यक्रम था कराची सत्र 1931 का। ये अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई थी। और गांधी इरविन समझौते के जो समय की बात करेंगे तो वो भी इसी समय हुआ था। गोलमेज सम्मेलन भी इसी समय हुए थे। अगला है, 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था? तो किसने? तो जॉन एडम्स ने पेश किया था। 1823 में लाए थे। उद्देश्य इसका था भारतीय समाचार पत्रों को दबाना। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो मधुसूदन दत्त आपका सही होगा। नील दर्पण 1858 से लेकर के 1859 में दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का नाटक था। और अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने जो है वो किया है, मधुसूदन दत्त। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? तो ये के एम पडिक्कर जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स आज भी देखते हैं आप, न्यूज़पेपर ही आता है। कुछ और भी हैं, जैसे वंदे मातरम अरविंद घोष जो है उनका, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का, कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली का, अल हिलाल की बात करें तो अबुल कलाम आजाद का, इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी का। तो ये भी कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अगला है, पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है वो लिखित हैं। समय की अगर बात करें तो 12 फरवरी 1863 का जो है ये समय था, जब आपका इनका जन्म हुआ था। और बचपन का इनका नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके बचपन का नाम जो है वो था। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर ही कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है।
10 प्रश्न हो चुके हैं। लाइक शेयर भी करते रहिएगा वीडियो, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन जो है वो आपका हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन, ये आ चुका है बीपीएससी में, कराए थे क्वेश्चन, याद होगा। आधुनिक भारत का इतिहास शायद उसी में ही आया था। तो कर्नल स्लीमैन जो है, ठगी प्रथा का दमन इनके द्वारा किया गया था। और अगर गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसके समय में ही ये कार्य आपका हुआ था। और अगर तारीख की बात करें तो 1835 में हुआ था। और 1835 ही समाप्त होता है लॉर्ड डलहौजी का समय, क्योंकि 1828 से शुरू होता है। 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना, याद होगी आपको। 1829 में क्या हुआ था? सती प्रथा का अंत। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में रिपीट होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपको पता है, आपका खुद का घर का शासन चलाना हो तो उसके लिए रिबन काटना पड़ता है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। लॉर्ड रिपन आपका सही हो जाएगा। 1880 से 84 के बीच समय था और स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, इस लॉर्ड रिपन की बात होती है तो विलियम हंटर के तहत जो हंटर आयोग है उसने बड़े पैमाने पर शैक्षिक सुधारों का आह्वान किया था। और इसके अलावा 1881 का जो पहला कारखाना अधिनियम था, जिसने स्थानीय कारखाने के श्रमिकों के काम के जो घंटे थे वो कम कर दिए थे, उनकी स्थिति में सुधार करने की भी मांग की थी। लॉर्ड रिपन जो था, इसने ही मद्रास वन विभाग के पुनर्गठन को लेकर के बात की थी। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला, इनमें से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? किसने बताया है? गोपाल कृष्ण गोखले आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करते हैं तो 1904 का समय था जिसके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय के रूप में इन्होंने बताया था। बाकी जो विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 का समय है, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो आपको पता है 1934 के आसपास अगर समय की बात करें तो लॉर्ड विलिंगटन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां नाम लॉर्ड विलिंगटन मैंने आपको बताया था। अगर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला वीडियो देखा होगा तो 31 से 36 के बीच भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में, पहले गोलमेज सम्मेलन में विलिंगटन नहीं थे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में विलिंगटन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1932 में हुआ था ना, उसमें भी जो वायसराय हैं वो लॉर्ड विलिंगटन ही थे। और मैकडोनल्ड जो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा 1932 में हुआ था वहां पर भी ये थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 हुआ था, वहां पर भी ये थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, वहां पर भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना था, उसमें भी ये थे। और 1936 में, एक 1935 में घटना हुई थी कि जो बर्मा है वो भारत से अलग हुआ था, वो भी 1935 में हुआ था। ये बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, ये किसने कहा था? ये एक्चुअली में महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को डोमिनेंट स्टेट की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस को ये बहुत देर से ही लगा था, पर सही लगा था। बाकी ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजा राम, ये गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? आपको पता है कि दिगंबर विष्णु पलुस्कर, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 अप्रैल की सुबह का समय था। गांधी जी थे, उनके साथ में अनुयायी थे। इन्होंने समुद्र किनारे से मुट्ठी भर नमक उठाया था और नमक बनाया था। तो जो नमक का उत्पादन करना है वही उस समय कानून था कि नहीं बना सकते हैं, नमक कानून वही जो है वो तोड़ा था। तो विष्णु जो पलुस्कर जी थे, विष्णु पूरा नाम दिगंबर विष्णु पलुस्कर जी, इन्होंने एक हिंदुस्तानी संगीतकार ने ऐतिहासिक मार्च के दौरान ये भजन जो है वो गाया था। अगला है, और प्रश्न में पूछा भी गया है दांडी मार्च के दौरान, ऐसा नहीं कहा है कि इन्हीं का ही है, इस घटना को लेकर के पूछा है। गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अरुणा आसिफ अली। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में इन्होंने नेतृत्व किया था। इनमें से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन और माप की शुरुआत की थी? तो टीपू सुल्तान के द्वारा जो है वो की गई थी। हैदर अली के बेटे के रूप में जाने जाते हैं, एक महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, मैसूर के शेर के रूप में जाने जाते हैं। तो हैदर अली और टीपू सुल्तान, दो लोग प्रमुख रूप से जाने जाते हैं जब बात होती है मैसूर की ताकत बढ़ाने को लेकर के।
अगला इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा जो है वो किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी जी ने एक वर्ष के भीतर स्वराज का वादा किया था, लेकिन उनका जो असहयोग कार्यक्रम था ना वो पूरी तरीके से लागू किया जाता है। सीधे सीधे याद रखिए कि महात्मा गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन, क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति कौन सी तिथि तक होनी थी? तो ये होनी थी 30 जून 1948 को। 20 फरवरी 1947 का टाइम था। जो तत्कालीन उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, वो इस तारीख तक 30 जून 1948 तारीख तक भारत छोड़ देंगे। तो वही चीज यहाँ पर पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन की अगर तारीख की बात करते हैं तो 24 मार्च की तारीख थी और 1946 का समय। कहां पर आया था? तो ये दिल्ली में जो है वो आया था। कितने सदस्य थे? तो 32 जो है इसमें सदस्य थे। और अगर बात करते हैं कि इसकी किसने अध्यक्षता की थी, तो उनका नाम था सर पैथिक लॉरेंस। वैसे आपने एक चीज देखा होगा, जितने अंग्रेज वगैरह इनके आगे सर और लॉर्ड ये सब ज्यादा लगता है, जबकि चंद्रशेखर आजाद हैं और इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, उनके आगे ये सब नाम लगना चाहिए सर और लॉर्ड करके। बाकी इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य भी शामिल थे और पैथिक लॉरेंस जो है ये भारत के राज्य सचिव थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार मंडल के अध्यक्ष और ए वी अध्यक्ष एवी अलेक्जेंडर भी साथ में अध्यक्ष के रूप में थे। अगला है, इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे। उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था और बोस्ट्रो पैडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का ये उपयोग कर रहे थे। ये सारी चीजें सही हैं। अगला है, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो कब संकलित हुए थे? शुंग काल। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ही आपका ये सभी जितने भी महान ग्रंथ हैं इनके संकलन का काम इसी समय में हुआ था। अगला है, मथुरा और गांधार कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? कौन सा सही है? पहला ही सही है, कनिष्क जो काल था इनमें इन दोनों कलाओं का विकास हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से आप अगर कुषाण वंश की बात करेंगे तो वो आपका गांधार कला की अगर बात करें तो कुषाण वंश से संबंधित है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म गांधार कला और मथुरा कला में इस तरीके से बटा हुआ है। अगर गांधार कला में शासन के आधार पर अगर हम बात करें तो कुषाण वंश, और मथुरा कला की बात करें तो भी आपका कुषाण वंश। वैसे अगर वो चार्ट बनाओ तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ऐसे आपको हो सकता हो ना समझ में आए। और मेन ध्यान रखिएगा कि कनिष्क काल में ही इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख, ये बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखना है आपको। बताइए संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और पल्लव वंशी जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और उसकी जो राजधानी थी बादामी उस पर अधिकार कर लिया था। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पुलकेशिन सेकंड, इस तरीके से लिखा। पुलकेशिन सेकंड ने जो हराया था वो हराया था हर्षवर्धन को। इस छोटे से पॉइंट को समझते रहिए। ये एरो इस तरफ लगा दिया तो ये जीता और ये हार गया। और अगर बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया, तो इसको हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो किसको हराया था? वो हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। ये एरो इधर लगा दिया, इसमें फिर हार गया ये और ये आपका जीत गया। और जब पुलकेशिन द्वितीय को हराया था ना तो इनकी राजधानी उस समय हुआ करती थी बादामी, उस पर अधिकार भी कर लिया था। और जब ये जीत गया था उसके बाद नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि भी प्राप्त की थी जिसको वातापी कोंड की उपाधि के नाम से जानते हैं। ऐहोल के को मंदिरों का शहर के नाम से भी जानते हैं, पूछा ना ऐहोल अभिलेख। अगला, इनमें से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में जाना जाता है? तो चारवाक करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। चारवाक को बृहस्पति भी कहते हैं। तो जिस प्रकार वैशेषिक दर्शन कणाद आ जाता है, न्याय दर्शन की बात करते हैं तो गौतम मुनि जी का नाम आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक, इसने बनवाई थी। तुगलक वंश का
जो शासक मोहम्मद बिन तुगलक है, अगर इसकी बात करें तो इसने लगभग 150 कुएं, 100 पुल और 50 बांध बनवाए थे। सिंचाई नहरें भी खुदवाई थी, बहुत सी नहरें बनवाई थी। इसीलिए सबसे अधिक नहरों में फिरोज शाह तुगलक का नाम आता है। अगला है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? तो ये आपका चिकित्सा से संबंध है। प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत के बाद किनको चिकित्सक माना गया है? तो वाघभट्ट को माना गया है। तो वैसे तो चरक और सुश्रुत जो हैं प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, और इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो महान चिकित्सक तिगड़ी के नाम से भी, तीन से होता है ना तिगड़ी, उस नाम से भी जानते हैं। तो चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो चरक संहिता है। सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता है, जिसमें प्राचीन सर्जरी वगैरह की बात की गई है। और वाघभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अष्टांग संग्रह। क्या नाम है पुस्तक का? अष्टांग संग्रह। अगला है, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग ए दिल्ली, दिल्ली का चिराग के नाम से जानते हैं? तो शेख नसरुद्दीन महमूद, इनको जो है वो जानते हैं। तो ये विख्यात जो सूफी संत थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, उसके शिष्य के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत में जो इक्ता प्रणाली है उसकी शुरुआत किसने की थी? ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है वो आपका की गई थी इक्ता प्रणाली। और अगर बात करते हैं इसमें होता क्या था, तो भारत में जो इक्तादार होते थे, जिनको मुफ्तियां भी कहते हैं, उनके द्वारा कृषि कर को एकत्र किया जाता था, तो वो इससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोमोलॉजी, उसमें किसका अध्ययन जो है वो किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फलों का अध्ययन जो है वो पोमोलॉजी में किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर जो होता है उसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करते हैं सब्जियों का अध्ययन तो ओलेरी कल्चर होता है। और अगर बात करते हैं कीटों का अध्ययन तो एंटोमोलॉजी होता है। तो ये याद रखिएगा, ये हो जाएगा एंटोमोलॉजी, ये हो जाएगा ओलेरी कल्चर, और जो फूल वाला है वो हो जाएगा आपका, ये लाल लिखा है ओलेरी कल्चर, और जो फूल वाला है ये आपका हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। तो ये तो आप नाम से पहचान में। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क प्रतीक इनमें से किससे संबंधित होता है? बेसिकली इको मार्क दिया जाता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। भारतीय मानक ब्यूरो 1991 में इसको जो है वो लाया गया था। पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को बनाना या उसको पहचानना आप कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये इसमें आता है। अगला एक, अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? अनवीनीकृत वो होता है जिसको अगर आप यूज करें तो वो समाप्त हो जाए, जैसे पेट्रोल है। सौर ऊर्जा तो कभी समाप्त नहीं होती, वायु ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, बायोगैस भी नहीं होती। अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जन्म से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम था? ये पढ़ा चुके हैं, बिहार स्पेशल एक वीडियो में अलग से, नहीं देखा हो देख लीजिएगा। और कमेंट में हम वैसे भी सारी जितनी वीडियो की लिंक है वो दे देते हैं, ढूंढने में दिक्कत आपको नहीं होगी। प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है, उसमें भी देख सकते हैं, और कमेंट में जाएंगे तो सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के मेन कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही है जो कि सुमेलित नहीं है? अगर यहाँ पर बात करें, नीरज चोपड़ा भाला फेंक हर व्यक्ति जानता है। अवनी लेखरा आपने देखा होगा, पैरा निशानेबाजी है बिल्कुल। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन और मित्राब गुआ हॉकी से संबंधित जो है वो नहीं है, डी वाला गलत है। ये शतरंज से जो है वो संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा, मित्राब गुहा शतरंज से संबंधित है। वैसे विश्वनाथन आनंद जी का नाम देखने को ज्यादा मिलता है, आपने कुछ ऐसे नाम होते हैं ना जो आपने ज्यादा सुन रखे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि सामान्य दृष्टि के लिए इनमें से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल, क्योंकि विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और ए ही होता है रतौंधी, ए की कमी से, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला है, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो ये आपका दिव्यांग व्यक्तियों से जो है वो संबंधित है, और ये अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 2015 में, विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर के। अगला है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। ये नवंबर 1945 में जो है वो की गई थी, और 4 नवंबर की जो है ये तारीख थी। मुख्यालय इसका जो है वो आपको पेरिस फ्रांस में देखने को जो है वो मिलता है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और अगर बात करते हैं इसका कार्य मेन, तो इसका कार्य जो था बेसिकली वो आपको देखने को मिलता है कि विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा हो, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा योगदान को बढ़ाया जा सके, और वैश्विक धरोहर की जो इमारतें हैं, पार्क है, कैसे उनको संरक्षण किया जा सके, वो सब इसमें आता है। अगला है, विष्णुपद मंदिर बिहार के कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है गया में। कहाँ पर? गया में है विष्णुपद मंदिर बिहार में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था,
और अगर बात करते हैं ये मंदिर जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो फाल्गु नदी के तट पर जो है ये आपको देखने को जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में इनमें से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना जाना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता सबसे ज्यादा जरूरी होती है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है, किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय जो है, दिसंबर 2022 का समय था जब संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में जो है स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला है, स्वर सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति, इसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो सुपर कंप्यूटर परम शक्ति आपका आया था आईआईटी खड़गपुर में। और जो परम कामरूप करके है वो आपका आया था आईआईटी गुवाहाटी में। परम कामरूप, ये सब सुपर कंप्यूटर के ही नाम हैं। और एक परम अनंत कर करके आया था, वो आपका गांधी नगर में जो है वो था। और एक आपका आईआईटी रुड़की में भी आया था जिसका नाम था परम, इसके आगे सभी के परम वर्ड लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, परम गंगा करके। अगला देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन प्रथम, इसका शुभारंभ जो है वो किया? तो आंसर आपका मिस्र जो है वो सही हो जाएगा। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन प्रथम इसका आयोजन किया गया था। कहाँ यह आयोजन हुआ था? तो राजस्थान में आयोजन हुआ था। और राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें तो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के जैसलमेर में आपका जो है ये आयोजन जो है वो हुआ था। और ये जो आपका आयोजन हुआ था इसमें दोनों देशों की सेनाओं ने अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास के रूप में किया था। अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जिसका नाम है फितूर, ये कौन से देश में आयोजित किया गया? तो आपको पता है कि अगर आपके फितूर चढ़ जाएगा तो फिर बाद में पेन भी होगा, तो स्पेन में पेन वर्ड आ रहा है, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ये एक प्रकार का प्रदर्शनी मेला था स्पेन में, मैड्रिड स्पेन में आपका ये हुआ था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर जो है वो गलत है? तो यहाँ पर जो कथन गलत है वो आपका बी वाला है कि इसमें लिखा है बिहार का स्थान अंतिम है, तो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश इसमें लास्ट नंबर पर आया था, यूपी जो है वो इसमें लास्ट नंबर पे आया था। और यूपी कौन से नंबर पे था? 18वें नंबर पर था। तो फिर बिहार कौन से नंबर पर था? तो बिहार 16वें नंबर पर इसमें आया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उनको 36 स्थान जो है वो मिला था। 6 महिलाओं को इसमें सर्वाधिक जो शक्तिशाली महिलाएं ना उसमें अगर बात करें तो 6 भारतीय महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थी जिनको 36 नंबर मिला था। एक रोशनी नाडर मल्होत्रा करके थी जिनको 53 नंबर मिला था। एक किरण मजूमदार करके थी जिनको किरण मजूमदार शाह करके जिनको 77 नंबर मिला था। एक फाल्गुनी नायर करके थी, एफएन लिख दिया शॉर्ट में, इनको 89 नंबर मिला था। एक माधवीपुरी बुच थी जिनको 54 नंबर मिला था। और एक सोमा मंडल भी थी इसमें जिनको 67 नंबर मिला था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर गलत है? यहाँ पर देखेंगे तो पहला सही है, गोल्डन बूट पुरस्कार एम्बापे को मिला था, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार मेसी को मिला था, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने ये खिताब दूसरी बार जीता है, बस यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्जेंटीना ये खिताब दूसरी नहीं अब तक तीसरी बार जो है वो जीत चुका है। और इस बार भी ये जीता था, किसको हराया था इसने? तो फ्रांस को हराया था। और फ्रांस की टीम में मेन जो यहाँ पर गोल्डन बूट पुरस्कार देख रहे हैं ना एम्बापे, ये फ्रांस की टीम से ही थे। इसमें इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी आए थे मैच देखने के लिए। और कहाँ पर यह आयोजन हुआ था? तो कतर में हुआ था, कतर दोहा में जो है ये आयोजन जो है वो हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा राज्य है जो कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो तमिलनाडु आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तमिलनाडु स्वयं का जलवायु जो परिवर्तन मिशन है उसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है, कौन से विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर जो है वो कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को जो है वो कहते हैं। ब्रायोफाइटा विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। बाकी इसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं तो मास है, रिक्सिया है, मार्केसिया, ये सब हैं। बाकी जो बताया मैंने, ब्रायोफाइटा विभाग के पौधों को ही पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। अगला 50 प्रश्न, सभी जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इनमें से क्या है? तो आपकी इनमें से कोशिका आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी।
और वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में पूछा जाता है तो वो आपका नेफ्रॉन जो है वो हो जाएगा। वृक्क की अगर पूछा जाएगा कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, और अगर प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो 10 लाख आपको देखने को जो है ये संख्या मिलती है। तंत्रिका तंत्र की जब बात होती है तो आपको पता होना चाहिए कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है तंत्रिका तंत्र की वो न्यूरॉन है, तो ये तंत्रिका तंत्र की होती है। तो तीनों ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। जो भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, नए वीडियो से जुड़े हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। इससे पहले हमने जो 500 लाइक का लक्ष्य रखा था, जैसे ही कंप्लीट हो रहा है उसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी और हमने ऑलरेडी भेज भी दी थी विद आंसर, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 51 प्रश्न देखते हैं। अस्थि इनमें से क्या है? तो अस्थि आपका एक संयोजी ऊतक आपका होता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पित्त का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? तो पित्त का निर्माण आपका यकृत में होता है। और यकृत की अगर बात होती है तो आपसे जब क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत है। मानव का सबसे बड़ा अगर आपसे संवेदी अंग पूछा जाएगा तब आप यकृत के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि संवेदी अंग जो होता है वो आपका फिर त्वचा हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन आपसे सेंसरी ऑर्गन इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य का हृदय जो है वो कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? तो कौन सी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है? ये आपका पेरिकार्डियम, आपका पहला ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ये जो है वो सही हो जाएगा। पेरिकार्डियम जो है ये मनुष्य का हृदय, इससे जो है वो घिरा रहता है। मनुष्य का हृदय किस रंग का होता है? तो गहरे लाल रंग का होता है। कितने कक्षों में विभाजित होता है? तो 4 कक्षों में विभाजित होता है। और मस्तिष्क कौन सी झिल्ली से घिरा होता है? तो मेनिनजस जो आप देख रहे हैं ये आपका झिल्ली होती है किसके चारों ओर? तो मस्तिष्क के चारों ओर ये आपकी झिल्ली देखने को मिलती है। प्लूरा झिल्ली जो आप देख रहे हैं ये किसके चारों ओर होती है? तो ये वृक्क के चारों ओर जो है वो होती है। अब देखिए प्रश्न जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो टॉपिक वाइज में हो सकता हो कभी आप पढ़े ही ना, इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा जरूरी होता है। अगला देखते हैं रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का है आपका, सेकंड सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी जो मृत कोशिकाएं हैं उसमें, कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तियों और छाल में, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। तो अलग अलग होता है सब में। लेटेक्स आपसे पूछा जाता है तो कुछ पौधे होते हैं जो उत्सर्जित गाढ़ा दूधिया तरल जैसा पदार्थ निकालते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, तो वो लेटेक्स होता है उसमें, वो भी उत्सर्जित पदार्थ में ही आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला है इनमें से मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर जी जो थे आपके बचपन में आपको पीटते बहुत थे, आपको याद होगा, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नहीं भी पीटते थे तो ट्रिक के लिए याद कर लीजिएगा कि मस्तिष्क जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मस्तिष्क जो है इसमें एक सैला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा होती है उसमें होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? तो वृद्धि हार्मोन जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन, उसका स्राव देखने को मिलता है। बाकी और भी हैं आपके, थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है वो निकलता है, और एलएच होता है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो और भी हैं परंतु पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है पक्षी और जो चमगादड़ है। अच्छा, मास्टर ग्रंथि कहते क्यों है इस बात को भी समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे जो आपके हार्मोन है उसका स्राव जो है वो करते हैं। यही एक कारण है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ये मेन कारण है। बाकी जो मैंने ऊपर नाम बताए वो आप याद रखिएगा। अच्छा, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो जो पालियां होती हैं उसके रूप में जो है वो पाई जाती हैं। इसी से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। उसका यूज क्या होता है? तो इसको संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत जो है वो होती है। अच्छा, अग्नाशय की लैंगरहिंस की दीपिकाएं आपको बताया काफी बार कि इसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उससे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, बहुत पूछा जाता है। अगला कह रहा है पक्षी और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वो कौन से अंग के जो है वो उदाहरण होते हैं? तो ये जो है वो असमजात अंग जो है आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा।
समजात अंग क्या होता है? समजात अंग होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं, उनके कुछ अंग ऐसे होते हैं जो संरचना और उत्पत्ति में दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो समान होंगे, परंतु वातावरण के अकॉर्डिंग अलग-अलग जो कार्य होते हैं वो करते हैं, वो होते हैं समजात अंग। जैसे मेढक है, पक्षी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य के जो आपके हाथ आप कह सकते हैं। समजात अंगों की बात आपको जो समझ में आई, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो वो असमजात अंग बन जाएगा। मतलब कि असमजात किसको कहेंगे? कि कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, परंतु वो कार्य समान करते हैं, उनको असमजात करते हैं। जैसे तितली और पक्षी के जो पंख होते हैं वो उड़ने का काम करते हैं, परंतु अगर इनकी मूल संरचना की बात करेंगे, उत्पत्ति की बात करेंगे तो वो अलग-अलग होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाने की बात की गई है, पक्षी और चमगादड़ आपका असमजात में आएँगे। अगला है इनमें से किस भौतिक राशि की जो इकाई है उसमें समय को का 2 बार उपयोग होता है? तो आंसर त्वरण जो है आपका सही होगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस जो मात्रक होता है वो आपका होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड करके, ये सीजीएस मात्रक जो है वो होता है। और एसआई मात्रक की अगर बात करते हैं तो क्या होता है? तो ये सेंटीमीटर की जगह आपका मीटर आ जाएगा। और प्रति सेकंड, अच्छा स्क्वायर इसमें भी रहता है, स्क्वायर इसमें भी रहता है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एसआई मात्रक है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब वेग में परिवर्तन आपको पता है विस्थापन बटे समय होता है, तो विस्थापन बटे समय, नीचे भी समय रहेगा तो वो विस्थापन बटे समय स्क्वायर बन जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुकने से बस में बैठे जो व्यक्ति हैं उनका शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है जड़त्व, गति का जड़त्व जिसको कहते हैं। न्यूटन के कौन से नियम को जो है वो जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन का जो पहला नियम था उसको ही आपका गति का जड़त्व कहते हैं। मतलब कोई अगर वस्तु गतिशील है तो गतिशील तब तक रहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर तब तक रहती है जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। अच्छा, न्यूटन का जो पहला नियम है इसको गति का जड़त्व भी कहते हैं, विराम का जड़त्व भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, तो आप याद रख सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि अगर बस में आप बैठे हैं, अचानक से बस रुकती है तो आप झुक जाते हैं आगे की ओर, वो चीज़ आपको एग्जाम्पल है इसका। अगला है प्रत्यावर्ती धारा को तिष्ठ धारा में अगर परिवर्तित करने की युक्ति की बात करें तो कौन करता है? ये जो है वो रेक्टिफायर कहता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसको हम कह सकते हैं एसी, और तिष्ठ धारा जो होती है इसको कहते हैं डीसी, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। तो इसको परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। और ये आपका होता क्या है? तो एक प्रकार की विद्युत युक्ति हम इसको जो है वो कह सकते हैं। अगला कह रहे हैं यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को डबल कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा जो होती है ना वो आपकी 4 गुनी हो जाती है। आंसर यहाँ पर जो है वो डी वाला जो है वो सही होगा कि अगर किसी वस्तु के वेग को डबल कर देते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। बाकी मैंने फॉर्मूला दोनों के बताए थे कि जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है के ई बराबर, के ई क्या होता है? के ई होता है काइनेटिक एनर्जी। तो के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। और जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका पी ई बराबर एम जी एच, ये जो है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों आप जो है वो याद रख सकते हैं। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह हो सकता हो पूछा जाए तो आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल के चांसेस थोड़े से कम हैं क्योंकि मैथ भी अलग से दी गई है। अगला है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसको हम ल्यूमिनस यानी प्रदीप्त जो है वो कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करती हैं मतलब कि सूर्य है, जैसे जलती हुई मोमबत्ती है, ये सब क्या है? ये सब प्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा, अप्रदीप्त किस कौन सी होंगी? जैसे टेबल कुर्सी, उनसे प्रकाश तो आपका जो है वो होता नहीं है। तो किसी भी प्रदीप्त वस्तु से अगर कोई प्रकाश निकल रहा है, किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकरा कर अगर हमारी आंखों में पहुंच रहा है तो उसे भी हम अप्रदीप्त वस्तु को ही देख पाते हैं। मतलब उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की हम जब बात करते हैं तो उसका खुद का प्रकाश तो होता नहीं है, बिल्कुल, पर वो चमकता तो है, हमको दिखाई तो देता है, तो क्या वो प्रदीप्त में आएगा? नहीं आएगा, वो अप्रदीप्त में आएगा। यही चीज समझाने की मैंने बात जो है वो की कि सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा देख पाते हैं। पर चंद्रमा आता किस में है? तो अप्रदीप्त में आता है। तो आपको ध्यान इस चीज पर देना है कि उसका खुद का प्रकाश होना चाहिए।
अगला है उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो कितनी होती है, तो ये आपका धनात्मक होती है। और आपको पता है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की अगर बात करते हैं तो जो किनारे के भाग होते हैं ना उसके वो पतले होते हैं। इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस होता है जिसमें आपका किनारे के भाग जो होते हैं वो पतले होते हैं और जो बाहर के भाग होते हैं वो आपके किनारे किनारे क्या बीच के भाग कह दीजिए, तो मध्य का जो भाग होता है वो मोटा होता है और किनारे का भाग जो होता है वो आपका पतला होता है। और उत्तल लेंस को हम एक और लेंस से जानते हैं, वो लेंस का नाम क्या है, वो लेंस का नाम है आपका अभिसारी लेंस। अब आप कहेंगे कि अभिसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं? अभिसारी लेंस को इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और इसको अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं कि जब समानांतर चलती हुई जो प्रकाश की किरण है, मान लीजिए एक ये प्रकाश की किरण जा रही है, एक ये इससे होकर के जा रही है, एक ऐसे इसी से होकर और जा रही है, ऐसे ढेर सारी किरण जा रही हैं इससे। तो जब हम कहें कि समानांतर चलती हुई जो प्रकाश की किरण पुंज है इस उत्तल लेंस से टकराती हैं, तो अपवर्तन जब होता है ना तो ये एक प्रकाश की किरण एक पुंज मुख्य अक्ष पर जाकर के केंद्रित हो जाती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं। ये जो आपका कहलाता है उसको कहते हैं अभिसारी। और अपसारी क्या होता है? अपसारी में फैल जाती हैं, इसमें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, तो इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस जो है वो कहते हैं। और ये जो होता है जहां पर ये आपका फोकस करती है, फोकस बिंदु होता है, और मुख्य अक्ष जो होता है वो आगे जा करके होता है, इस चीज को समझिएगा। मुख्य अक्ष आगे होता है और जहां पर फोकस करती है वो फोकस बिंदु होता है। अगला है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसको दूर करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो बता चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में पहले भी आ चुका है कि उत्तल लेंस का यूज जो है वो आप करते हैं हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष के लिए, और जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें आप अवतल लेंस का यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें हम बता चुके हैं कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वो सारी चीजें। अगला है वोल्ट मीटर जो है उसका कार्य क्या होता है? तो विद्युत जो परिपथ होता है उसमें कोई दो बिंदु हैं, उनके बीच कितना विभवांतर है उसको मापने का काम जो है वो करता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को अगर मापना है तो वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। और एमीटर क्या होता है? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ है उसकी धारा को मापा जाता है, तो धारा जब मापने की बात होगी तब वो अमीटर हो जाएगा। और अगर जब दो बिंदुओं के बीच बात होगी, विभवांतर को मापना है, तो वो वोल्ट मीटर हो जाएगा। एक चीज और समझिए वोल्ट मीटर में, कि आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम देखने को मिलता है कि समानांतर क्रम, तो आप कहेंगे समानांतर क्रम में जो है वो, यानी जो विद्युत परिपथ होता है ना उसमें समानांतर क्रम में जो है वो जोड़ा जाता है। और समानांतर क्रम आपको हम तो न्यूमेरिकल भी पहले करा चुके हैं कि कोई आपका परिपथ होता है उसमें आमने सामने जो लिखा रहता है ना प्रतिरोध इतना इतना है, उसको हम समानांतर क्रम में लगाते हैं और कुछ कुछ श्रेणी क्रम में। तो अमीटर जो होता है ना उसमें अगर बात हो करेंगे तो ये आपका श्रेणी क्रम में होता है। तो दोनों में अंतर है, इस चीज को जो है वो ध्यान रखिएगा, और बाकी डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। अगला है विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो है वो आधारित है, किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आपका आधारित है, जिसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो कहते हैं। ऐसा यंत्र जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को आप किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अगर बदल रहे हैं तो इसी का यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव में परिवर्तन जो है वो आपका संघनन जो है वो कहलाता है। अगर कोई मान लीजिए चाय बन रही है और आपने एक ढक्कन उस पर ढक दिया, तो आप देखते हैं ना कि पानी की बूंदे, वाष्प की जो बूंदे होती, मतलब जो वाष्प होती है वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन जो है वो कहलाता है। अगला है पदार्थ के जो कण होते हैं ना उनको एक साथ बांध कर रखने वाला जो बल होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम अंतरा आणविक बल जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर स्थान भी दिया है, बल भी दिया है, तो बल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी पदार्थ होता है ना वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है, और इन कणों के बीच क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है। और ये जो बल होता है इसी को ये हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम अंतरा आणविक आकर्षण बल जो है वो कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। अगर मान लीजिए ठोस प्रकृति है तो अंतरा आणविक बल जो होता है बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं ना कण कण, ठोस में द्रव में और दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय जो द्रव पदार्थ होते हैं उसको किस विधि द्वारा जो है वो अलग किया जाता है? तो असमान घनत्व वाले अगर हैं तो उसको आप पृथक्करण कीप विधि के द्वारा जो है वो अलग करते हैं। जैसे कि अगर जल का घनत्व मिट्टी के तेल की तुलना से आप देखेंगे तो अधिक होता है ना,
मिट्टी का तेल या बहुत से नॉर्मल पेट्रोल ही आप देखते हैं, तो अगर पानी पर डालते हैं तो पेट्रोल जो होता है वो पानी के ऊपर ही रहता है। तो सेम वही चीज़ है कि जो जल का घनत्व होता है वो मिट्टी के तेल की तुलना में ज़्यादा होता है, इसलिए मिट्टी का तेल जल में ऊपर तैरता रहता है, और जिसके कारण जो पृथक्करण कीप है उसके द्वारा आप उसको अलग भी कर सकते हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बता चुके हैं कि जल का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन होता है, जिसको वापस से आप फिर से उसी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग गई तो वापस से लोहा नहीं बना सकते, तो ये आपका किस में आ जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन वो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, फिर मूल पदार्थ में आप से आप कह सकते हैं भिन्न होता है, ऐसे कह दीजिए। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं लोहे में जंग लगना है, मोमबत्ती का जलना है, कोयले का जलना है, भोजन का पचना है, तो ये सब आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। और भौतिक में क्या आता है, जैसे जल का वाष्प में बदलना है, नमक का जल में विलयन है, क्योंकि अगर नमक जल में आप घोल दें और फिर उस पानी को गर्म करें तो आप क्या होगा, पानी वाष्पित हो जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। इस तरीके से आपका जो भौतिक परिवर्तन है उसी में आता है। अगला है आपका अमोनिया में यानी NH3 में जो नाइट्रोजन होती है उसकी संयोजकता जो है आपकी कितनी होती है, ये आपकी 3 जो है वो होती है। ये बेसिकली निकालते हैं उसमें कितने परमाणु क्रमांक हैं, फिर उसका लास्ट में जितना अट्ठा कंप्लीट हो रहा है उसमें कितनी कमी हो रही है, उसको लेकर के ये निकालते हैं। बाकी डायरेक्ट आप 3 यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि परमाणु के नाभिक के नजदीक जो है वो कौन सी कक्षा होती है। तो कौन सी कक्षा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर के हो जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप परमाणु के नाभिक बनाते हैं तो इनका क्रम होता है। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा KLMN, नॉर्मली आपको यहीं तक पढ़ाया जाता है। उसके अलावा OPQ भी होता है, परंतु KLMN तक ही याद रखिए, यही पूछा जाता है। तो परमाणु के नाभिक की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा गोला बना है, उसके अंदर और बड़ा गोला, उसके अंदर और बड़ा गोला, तो ये नाभिक से स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ नाभिक में आपका केंद्रक होता है, केंद्रक के बाद शुरू होता है के, उसके बाद बाहर होता है एल, ऐसे उसके बाहर एम, ऐसे चलता है। तो परमाणु का जो नाभिक होगा उसके नजदीक क्या होगा, उसके नजदीक के होगा, तो ये आपका के जो है वो सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। अच्छा, किसी भी तत्व के परमाणु में कुल कितनी कक्षाएं होती हैं, तो 7 कक्षाएं होती हैं। जो मैंने बताया ना KLMN, उसके अलावा OPQ भी रहता है, तो टोटल 7 रहता है। वैसे अधिकतर KLMN ही आपको देखने को मिलता है। अगला, इनमें से किस विधि के द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो जस्ता की जो परत होती है ना वो इस पर जो है वो आपकी चढ़ाई जाती है। तो पिघला हुआ जो जस्ता होता है उसमें अगर आप धातु को डुबो करके जस्ता की परत चढ़ाते हैं तो ये जो क्रिया होती है इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसको हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं। तो ऐसा किया क्यों जाता है, क्योंकि जो लोहे का जस्तीकरण कर देते हैं ना तो वो जो लोहा नष्ट होना होता है ना उसको रुक जाता है, उसको कह सकते हैं, उसको संरक्षण जिसको कहते हैं कि उसका संरक्षण हो जाता है। क्योंकि जस्ता जो होता है वो लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, तो वायु का प्रभाव जस्ता पर ही पड़ता है, लोहे पर नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगला है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है, तो आपका आंसर C20H42 जो है वो सही हो जाएगा। अगला है कि संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की बात होगी तो आपको पता है आर्टिकल कौन सा है, तो 2 ना बता चुके हैं, 2 और 9, 29 आपका हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की जो है वो मनाही है, तो भारत के किसी भी न्यायालय में। जो आपका बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है ना, यानी रिटायर ले चुका है, रिटायरमेंट, उसको किसी भी भारतीय न्यायालय में वकालत करने की मनाही होती है। तो वही यहाँ पूछा गया है। अगला है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है उसका प्रयोग कौन इनमें से कर सकता है, तो राज्य की बात हुई है इसलिए आपका मुख्यमंत्री जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री जो है उसके केंद्र में होती है। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत जो है वो आपका आता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कृषि जो आप देख रहे हैं ये राज्य सूची में आता है। दंड निधि हो गया, शिक्षा हो गया, या आपका रक्षा हो गया। तो जो दंड विधि होता है और शिक्षा होता है ये दोनों तो आपके किस में आते हैं, ये समवर्ती सूची में जो है वो दोनों के दोनों जो है वो आते हैं, जिस पर दोनों मिल करके कानून आपके जो है वो बनाते हैं, तो ये समवर्ती सूची में आ जाएंगे।
अब अगर बात करते हैं रक्षा की, तो रक्षा जो है ये आपका संघ सूची में आता है, तो ये आप दोनों के दोनों याद रखिएगा। अगला है अल्पसंख्यकों की अगर बात करी जाए तो इनके लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग जो है वो बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1992 में। 1992 में एक अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो कितने वर्ष तक होता है, तो ये आपका 2 साल तक के लिए जो है आपका होता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है वो 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला है राज्य के अधीन जो है वो क्या होता है, तो राज्य के अधीन आपका इनमें से हो जाएगा आंतरिक और बाह्य दोनों की दोनों संप्रभुता। सी ऑप्शन जो देख रहे हैं ये हो जाएगा। भारतीय संविधान की अगर बात करें तो उसमें मताधिकार से क्या अभिप्राय होता है, मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, तो ये आपका सही होगा। आपको पता है कि पहले भारत में जो मताधिकार की एज थी वो आपकी 21 जो है वो हुआ करती थी, परंतु आपका जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था ये संविधान संशोधन, 1988 में, जिसके द्वारा जो अनुच्छेद 326 था इसमें जो है आपका संशोधन जो है वो किया गया आर्टिकल में। और संशोधन क्या किया गया, इसे आपका 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है वो आपका कर दिया गया है। तो ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन, 61वां। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आपकी आरक्षित होती हैं, तो 1/3 सीटें आपकी आरक्षित होती हैं, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या तो पशु होता है, ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा जो है वो अरस्तू ने कहा था कि जो व्यक्ति स्टेट में नहीं रहता है उसको हम ये कहते हैं। अगला कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है वो किससे आप कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी देश या क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल आर्थिक गतिविधियों के आकलन के लिए जो जीडीपी है जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको जीएनपी कहते हैं, और निवल राष्ट्रीय आय जिसको एनएनआई कहते हैं, वो तीनों के तीनों शामिल होते हैं। यहाँ पर आपका जीवन स्तर को लेकर के पूछा गया है, तो जीवन स्तर का आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा होता है, या वास्तविक जीवन का स्तर भी आप कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आपका ये आधारित थी। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि कौन सा मॉडल है इसका, तो ध्यान रखिएगा। 1951 से लेकर 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना जो है आपकी चली थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो कि सही है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है। अगला है बिहार में जो धान के फसल उत्पादन है उसमें सबसे अग्रणी जिला जो है वो धान में जो है वो कौन है। बिहार राज्य के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर की बात करते हैं तो रोहतास आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। धान उत्पादन में बिहार का रोहतास जिला सबसे आगे पड़ता है, और बिहार का जो सिवान जिला है वहाँ पर सबसे कम आपका धान की अगर बात करें तो उत्पादकता वाला जिला जो है वो है, तो सिवान सबसे आखिरी है और रोहतास सबसे आगे है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है आपका। अच्छा, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो इनमें से किसने किया, ऐसे करके बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो जॉर्ज लैमेत्रे इनके द्वारा जो है इसका प्रतिपादन जो है वो किया गया था, और 1894 से 1966 के बीच में इनका समय था, और 1927 में इन्होंने प्रतिपादन जो है वो किया था। बाद में नाम जो बिग बैंग दिया गया था इसको नाम वो दिया था हॉयल ने, फ्रेड हॉयल ने इसको नाम दिया था। इनमें से कौन सा संयंत्र शक्ति और खाद दोनों दे सकता है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति वही महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, वो भी ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है, तो ये आपका बायोगैस संयंत्र जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपका ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसमें से अपशिष्ट है, गोबर है, कचरा है, सीवेज है, इससे आपका तैयार किया जाता है। अगला है इनमें से किसने पहली बार
ये व्यवस्था ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये बताया था एक्चुअल में आर्यभट्ट ने। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और सिद्धांत ये क्या कहलाता है? तो ये आर्य सिद्धांत कहलाता है, सूर्य सिद्धांत जो है वो कहलाता है। भास्कर जो थे वो वेदांत अगर बात करें तो दर्शन है उसके प्रस्तावक के रूप में जो है आपके जाने जाते थे। वाराहमिहिर की अगर बात करते हैं तो वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, दो इनकी रचनाएं हैं, वो बहुत पूछी जाती हैं। वृहत संहिता और आपका पंच सिद्धांतिका, शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे। 91 प्रश्न देखते हैं। वीडियो पर जो भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। 91 प्रश्न देखते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण होता है? क्योंकि कारण ये होता है कि इस पर वायुमंडल नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय की प्राकृतिक इकाई मानक समय जो आप देख रहे हैं ये आपकी जो है वो नहीं है। बाकी कृत्रिम रूप से अगर आप कहें कि मानक समय जो है उसका निर्धारण कृत्रिम रूप से जो है वो किया गया है, जबकि प्रश्न में प्राकृतिक इकाई को लेकर के यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। अगला है सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सवाना आपको बताया था, सब लोग आना फ्री में खाना, तो फ्री से अफ्रीका हो जाएगा। सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में देखने को जो है वो मिलता है और एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जो है आपका आता है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के इन जिलों में से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा जिला है? तो कच्छ आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में जो है ये आपका पड़ता है। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल कितना? तो 45,674 वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे बड़ा जिला अगर बात करते हैं अन्य स्रोतों से तो वहां पर आपका लद्दाख देखने को मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा, बाकी वैसे लद्दाख। अगला इनमें से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये आपका वूलर झील जो है वो हो जाएगा। और ये जो मीठे पानी की कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है, कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जो नामक जिला है वहां पर है। एक परियोजना आपको देखने को मिलती है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपकी जो है वो किस झील पर है? तो ये भी आपकी इसी वूलर झील पर है। इस झील में झेलम नदी जो है उसका पानी आता है। अगला है कौन से राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की जो है वो शुरुआत की? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो की गई थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। इसके तहत 2 से अधिक बच्चों वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनको सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये यूपी में लागू हो गया है, तो 2 ही बच्चों तक ही केवल सरकारी नौकरी मिलेगी। अगला है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल जो है वो कहलाती है? तो ये आपका दामोदर नदी जो है वो सही हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वहां से आपका इसका उद्गम जो है वो देखने को मिलता है। ये नदी आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, वो भी आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है नागपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, नागपुर को ही, यानी कि ये जो संस्थान है इसको ही नीरी कहते हैं। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो वो पुणे में है। मौसम वेधशाला आपका कहाँ पर है? तो वो आपका पुणे में है। लखनऊ की अगर बात होती है तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर जो है वो पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षा वन बायोम आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जहाँ पर सबसे कम जो है वो तापांतर देखने को मिलता है। अगला इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? ये चाइना आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो सारे जीके जीएस वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी मैथ। टोटल 120 तक प्रश्न आने हैं, जिसमें इनमें 10 क्वेश्चन मैथ के दिए गए और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। इन क्वेश्चनों को हमने अलग से लगा रखा है। तो प्रश्न आपका है कि बेचते समय एक व्यवसायी अंकित मूल्य पर 40% की जो है वो छूट देता है और 30% की हानि भी होती है।
यदि उसे अंकित मूल्य पर जो है वो बेचा जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा। तो अंकित मूल्य मान लीजिए आपका 100 रुपए है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे 40% की छूट दे रहा है, यानी उसने उस चीज को बेचा कितना होगा, सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, 40% छूट माइनस कर देंगे तो 60 रुपए में बेचा होगा। हानि उसको कितने की हो रही है, कह रहा है 30% की हानि हो रही है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल करके आएगा, कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा 60/70, 70 वो वैल्यू जो कि इस 30% की हानि के बाद की होगी और गुणे में आपका 100, इससे आपका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कितना आएगा, ये आ जाएगा 600 और बटे में आपका 7, ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब ये लिखा है कि अगर ये जो आपका वैल्यू है वो अंकित मूल्य पर बेची जाती है तो कितना लाभ परसेंट होता है। तो अंकित मूल्य पर बेचा जाता है मतलब नया जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 100 रुपए हो जाएगा। न्यू लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस कह रहे हैं ना, बेचा जाता है तो 100 रुपए हो जाता है। अब ये नया सेलिंग प्राइस हो गया और इस पर प्रॉफिट, इन दोनों के डिफरेंस से निकाल सकते हैं आप। तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा 100 जो आपका नया सेलिंग प्राइस है वो, और माइनस जितने की आपने कॉस्ट प्राइस लगाई थी 600/7, यही होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पर क्या वैल्यू आएगी, 100 और बटे में आपका 7, ये आपका आ गया लाभ, प्रॉफिट। अब पूछा क्या गया है, लाभ परसेंटेज पूछा गया, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया है। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है वो और बटे में आपका कॉस्ट प्राइस और गुणे में आपका 100। प्रॉफिट कितना है आपका जो आपने यहाँ से निकाला, वो आपका निकाला 100/7, तो 100/7 आप रख दीजिए। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, तो 600/7 जो कि ऊपर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और गुणे में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने एकदम इसको एक एक लाइन लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न आपको बड़ा देखने में लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 4% जो ब्याज की दर है प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको दे रखा है 1 रुपए। तो आपसे पूछा गया है मूलधन जो है वो क्या होगा। इस प्रश्न को आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, इसके अलावा एक सीआई वाला जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उससे भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और हम आपको जो सबसे सिंपल तरीका है उसी से बताएंगे। जो ये आपका फॉर्मूला होता है ना, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बराबर होता है आपका PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये अंतर प्रश्न में ऑलरेडी 1 दे रखा है तो हमने इसीलिए डायरेक्ट 1 उसकी वैल्यू रख ली, और PR² वाली की जगह वैल्यू रख लेते हैं। P आपको वैल्यू निकालनी है, P को ऐसे रहने दीजिए। R की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दे रखी 4%, तो 4 × 4 हो जाएगा, और बटे में आपका 100 × 100 आपका हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, P की वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए, यानी P की वैल्यू हो जाएगी 100 तो 00 और बटे में आपका 16, इसको सॉल्व करेंगे 625 आंसर सीधे आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला PR² अपॉन 100 स्क्वायर, ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। बाकी यही सबसे सिंपल तरीका है, बाकी इसका एक जो इन्होंने बुक में सॉल्व कर रखा है बहुत ही बेकार तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अगला है, कक्षा के 10 लड़कों का एवरेज आपको दे रखा है 12, 10 × 12 सीधे कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10 × 12 120 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि यदि 7 वर्षीय 5 लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं, अगर 7 वर्षीय 5 करेंगे तो टोटल 7 5 जा 35, यहाँ भी हो जाएगा 7 × 5 और 35। तो कक्षा में लड़कों की औसत आयु क्या होगी। अब कक्षा में लड़कों की कुल आयु क्या हो जाएगी, पहले 120 थी टोटल आयु, अब 35 थी, तो 120 और 35 जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 155। पहले लड़कों की संख्या 10 थी, अब हो गई है 7, तो टोटल मिलाकर के 17, ये 17 जो है ये टोटल संख्या हो जाएगी 17 लड़कों की। अब इसी का ही तो एवरेज निकालना है, 155/17 कर दीजिए, 155 बटे में 17 रखेंगे, डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9.11 करके आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं, राहुल और अंकित जो है वो मिल करके 8 दिनों में एक दीवार जो है वो बना सकते हैं। कौन कौन मिल करके,
थोड़ा क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो राहुल और अंकित मिल करके एक दीवार को 8 दिनों में बना सकते हैं। अंकित और अगर सोनू मिल जाए, अंकित और सोनू अगर मिल जाते हैं तो ये उसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। इसी प्रकार सोनू और राहुल अगर मिलते हैं, सोनू और राहुल अगर मिलते हैं तो ये आपका 12 दिन में बना सकते हैं। सभी मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं? तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है राहुल यहाँ है, यहाँ भी है, ये आपका ए यहाँ भी, ए यहाँ भी, एस यहाँ, यानी हर चीज डबल बार आई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। 8, 10, 12 का एलसीएम होता है 120। पर डे का काम निकालते हैं, 8 को निकालेंगे, गुणा करेंगे तो 15 यूनिट पर डे निकल आएगा। 10 से देखेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, नहीं कि 12 यूनिट इसका आ जाएगा बीच में, 12 यूनिट पर डे, और 12 दहम होता है यानी इसका आ जाएगा 10 यूनिट पर डे। अब यहाँ पर इस चीज को नोटिस कीजिए कि ये दोनों डबल डबल बार आ रहे हैं, यानी 2 से आपका गुणा करते हुए तीनों के नाम आ जाएंगे, यानी कि राहुल प्लस अंकित और तीसरा जो है वो सोनू। इनका जो टोटल वर्क है वो कितना है, तो ये जोड़ दीजिए कितना है, 15, 10, 25 और 10, 35, 2, 37, तो 37 यूनिट पर डे का ये काम। तो इसी को ही बस आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ऊपर 140 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, बटे में 37 हो जाएगा, 240 बटे 37, बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और उसके आधार का जो त्रिज्या का मान है वो भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा। अब आपको पता है कि शंकु की त्रिज्या जब 12 सेंटीमीटर दे ही रखी है, पृष्ठ तल का जो क्षेत्रफल होता है ना, ये होता है पाई आर एल। जो ये प्रश्न में बात की गई ना, ये होता है पाई आर एल। अब पाई आर एल की वैल्यू जो है वो, यहाँ पर प्रश्न में कुछ मिसप्रिंट इन्होंने की है। यहाँ पर प्रश्न में जो आपका शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल की वैल्यू है ना वो मिसिंग है। ये आपकी प्रश्न में 156 पाई करके दी गई है वैल्यू। आपको पता है फॉर्मूला होता है पाई आर एल, इसी पृष्ठतल के क्षेत्रफल का, ये बराबर हो जाएगा 156 पाई करके, पाई से पाई कट जाएगा। आर की वैल्यू प्रश्न में देखिए 12 दे रखी है, तो 12 गुणे एल बराबर 156 हो जाएगा। और एल की वैल्यू आप देखेंगे 12 से काट के तो यहाँ पर 13 हो जाएगी। अब आपको पता है ये जब बात होती है शंकु की, तो आप तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो उसमें एल की वैल्यू निकलती है, तो वो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपका एल का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल की वैल्यू आपको 13 दे रखी है तो 13 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको 12 प्रश्न में ही दे रखी है तो 12 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर निकालना है आपको। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 बराबर आपका एच का स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे आएगा 25 और अंडर रूट लगाएंगे तो एच की वैल्यू 5 आपको यहाँ से जो है वो मिल जाएगी। अब प्रश्न में शंकु का आयतन पूछा गया था, शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप सीधे सीधे लगा दीजिए। एच की वैल्यू अब समझ में आई आपको क्यों हमने निकाली, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच जो है वो फॉर्मूले में होता है। तो शंकु का जो आयतन होगा वो फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई में भी ऐसे ही रखिए वैल्यू। आर की जो वैल्यू है वो हमने हमारी प्रश्न में 12 दे रखी थी तो 12 गुणे 12, और एच की वैल्यू हमने अभी 5 निकाली। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे आंसर 240 पाई आपका आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी वाले में जो है वो दे रखा है। अगला क्वेश्चन 106 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी निश्चित राशि को 5% की जो वार्षिक दर है उससे साधारण ब्याज पर उधार देता है। उधार जो भी देता है वो वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि आखिरी में वही पूछा भी गया, एक्स मान लीजिए। फिर कह रहा है कि 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई है। तो दो जो राशि है, नहीं अच्छा, जो उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है, यानी जो ब्याज की वैल्यू होगी ना वो क्या निकल करके आ जाएगी, वो आ जाएगी x माइनस 250। और आगे क्या कह रहा है, उधार दी गई राशि क्या होगी, यानी साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी अपॉन 100 होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100।
सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी, जो ब्याज इधर रखा है x माइनस 250। p की जो वैल्यू है वो आपकी x आपने मानी ही है प्रश्न में। r की जो वैल्यू है वो 5% दर दी गई है। p की वैल्यू है समय 15 वर्ष दिया ही गया है, बटे में लिख दीजिए 100। यहाँ से x की वैल्यू जो निकाल के आएगी वही सीधे आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 1000 जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 107। प्रश्न आपका है कि एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर जो है वो बेचा। फिर कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 100 रुपये अधिक मूल्य में बेचता तो 40% की आमदनी होती। तो टेलीविजन था कितने का? तो इसको आप x मान के कर सकते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था ना ऊपर, वैसे क्रय मूल्य जो है आप इसको x यहाँ पर मान लीजिए। जो विक्रय मूल्य होगा जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा x का 10% करके, तो आपका वैल्यू निकल कर के आएगी 11x और बटे में आपका 10। और इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी निकाल लीजिए, तो सेम उसमें भी यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है वो x प्लस x का 10% करके ऐसे आई है। अगर माइनस करके निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकलेगा, यानी कि यहाँ पर जो निकलेगा वो x माइनस x का 20% करके आएगी, यानी कि x माइनस x और इसका 20%। ये मैं केवल तरीका बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं करके बता रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन करके आएगी आपकी समीकरण, वो बनेगी 4x और बटे में 5 प्लस 4x बटे में 5 और इसका 40%, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने देखा था। और ये बराबर हो जाएगा इसी के 11x और बटे में 10 और प्लस में जो है आपका 100। ये समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तब जाकर 5000 आंसर आएगा। और बाकी ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है उससे भी कर सकते हैं। मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आया था उसी के बेस पर डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 80 छात्रों की एक कक्षा में 60 ऐसे परसेंट छात्र हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो 80 का 60% निकाल लीजिए कितना आएगा। 8 6 जा 48, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 48। फुटबॉल खेलने वालों की लेकर के बात की गई, 45% खेलते हैं, तो 80 का 45% कितना आएगा? तो 36 आ जाएगा। और ऐसा कह रहा है कि 10% छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं, तो 80 छात्रों में से निकाल लेंगे उसका 10%, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 ऐसे छात्र हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब कह रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले, केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों खेल खेलने वाले निकालने पड़ेंगे, यानी इनको इनको जोड़कर 8 दोनों में कॉमन है। अब आप इसमें निकाल सकते हैं जो दोनों खेल खेलने वाले हैं छात्र, तो 48 36 ये तो आप सीधे सीधे जोड़ ही देंगे। अब इस चीज को भी समझिए कि 48 36 जोड़ने के साथ साथ टोटल 80 छात्र थे, उसमें से 8 छात्र ऐसे थे जो दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते थे, तो 80 में 8 घटा दीजिए। 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 72। ये 72 इसमें से घटा दीजिए, तो अब ये वैल्यू निकल आएगी दोनों जो खेल खेलते हैं उनकी संख्या 12। प्रश्न में क्या पूछ रहा था? जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल वाले यहाँ पर कौन से थे? तो 45% थे ना जो फुटबॉल खेलते थे, यानी 36 थे जैसे जो फुटबॉल खेलते थे। पर इसमें आपके इंक्लूड दोनों खेल वाले हैं, तो दोनों खेल वाले में से अगर हम ये घटा दें तो केवल फुटबॉल वाले निकल आएंगे, यानी 36 में से आप 12 अगर घटा दीजिए तो 24 जो वैल्यू निकल के आएगी ये ऐसी होगी जो केवल फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या होगी। 7 के पहले आपसे 7 गुणज का एवरेज पूछा गया है, तो 7 गुणे 7 7 7 जब 49 होता है, 49 का आधा। वैसे सीधे लिख लीजिए वरना फिर आप सोचेंगे कि कहाँ से क्या आ गया वैल्यू। तो अगर आप देखिए यहाँ पर, तो 7 के पहले गुणज क्या होंगे? 7, फिर अगला 7 दूनी 14, फिर 21 ऐसे करके चलेगा। और अगर हम उसमें से 7 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7 हो गए 7 के पहले 7 गुणक। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो वैल्यू होगी टोटल ये कितनी होगी? ये होगी 28 और ये 7 है, तो 7 गुणे 28 यहाँ से आएगा। और एवरेज निकालने के लिए उतने नंबर जितने होते हैं उसे डिवाइड कर देते हैं। तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से 7 जाएगा कट, 28 आंसर बच जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है कि 25 है, और
इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 6 क्रमिक में वैसे मान लीजिए जैसे एक बार मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक x हो जाती है, फिर आपकी x+2 हो जाती है दूसरी संख्या, फिर x+4 हो जाती है तीसरी संख्या, फिर x+6 हो जाती है। ऐसे ही करके आप कहाँ तक ले जाएंगे, x+8 हो जाएगी, फिर x+10 हो जाएगी। चलिए लिख ही देते हैं x+8 और फिर आपका x+10 करके। अब ये जो सभी वैल्यू आई हैं ये पदों का योग हो जाएगा और बटे में पदों की संख्या हो जाएगी, 6 की पदों की संख्या। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए जितने x वाले हैं, यानी 6x+30 बराबर और 25 गुणे 6 आएगा। 25 गुणे 6, 25 कहाँ से है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो एवरेज 25 के बराबर भी तो है। 25 रखेंगे भी तो तभी तो 6 जाकर उधर 25 में गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकल करके आएगी 20। अभी 20 कहाँ रखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या x है और सबसे बड़ी संख्या x+8 करके थी। तो एक तो संख्या आपकी डायरेक्ट सीधे 20 निकल आई सबसे छोटी संख्या, और बड़ी संख्या के लिए अच्छा 8 के बाद 10 भी था, तो बड़ी जो संख्या है यहाँ लिख ही देते हैं बड़ी संख्या, तो वो क्या थी x+10 करके थी, यानी कि 30 आंसर आ जाएगा। 10 x की वैल्यू 10 रखेंगे, जब 10 नहीं 20 रखेंगे, 20 10 आपका 30 हो जाएगा। और यहाँ पर तो एक वैल्यू 20 ऑलरेडी आ चुकी है जो कि सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। मैथ के केवल उतने ही थे कि एक 6 व्यक्ति, अच्छा एक सेकंड, इसमें 111 भी तो क्वेश्चन होगा। हमने वही वही क्वेश्चन वहाँ लगाए हैं जो कि थोड़े से स्पेस वाले हैं। 111 क्वेश्चन ये है। इसमें आपका पासे के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा विपरीत, 4 स्थितियां गई हैं, संख्या 3 वाले फलक के विपरीत कौन सी स्थिति जो है वो होगी। ये 3 दे रखा है ना, इसके विपरीत फलक बताना है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 के विपरीत पूछा गया है, 3 के साथ में कौन सी संख्या है, 2 और 6 है, तो ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकती क्योंकि जो पीछे होगी वो तो दिखती ही नहीं है। इसी प्रकार इस 3 के साथ 6 भी, 1 भी है, यहाँ 3 के साथ देखिए 5 भी है और 1 भी है। अब यहाँ पर बची कौन सी संख्या जो नहीं है वो है आपकी 4। 4 देखिए ना इसमें है 3 के साथ, ना इसमें है ना इसमें है, तो इस प्रकार से आंसर आपका 4 जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसके लिए हमने स्पेस अलग से रखा था कि 6 व्यक्ति हैं आपके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, एक गोला बना लेते हैं और 6 व्यक्ति हैं, 1 2, आमने सामने नहीं बनाते हैं, ऐसे करके बना देते हैं, 3 4 5 6, और वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। विजय सुधीर के बाएं हैं, तो विजय को यहीं कहीं बना लेते हैं, विजय जो किसके बाएं हैं, सुधीर के, तो सुधीर नीचे आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर, अमर को यहाँ रखते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। किसके किसके बीच है, राकेश और सौरभ। ये नहीं लिखा है कि कौन किस तरफ है, राकेश सौरभ के बीच में है। नीरव जो है वो अमर के बाईं ओर है, अमर के बायां इधर होगा, इधर होगा, तो बायां इस तरफ होगा, तो ये वाला नीरव स्थान हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे कह रहा है, लिखा है ना कि नीरव अमर के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। अब कह रहा है सुधीर से अमर का क्या स्थान है, सुधीर ये है अमर ये है, तो ये तो आमने सामने बैठे हैं। अच्छा स्थिति ये पूछ रहा था कि दाएं से कौन से नंबर पे है, इस तरीके से, तो दाएं से अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा, दाएं हो चाहे बाएं हो, यहाँ पर आंसर आप देखेंगे तो दाएं से तीसरा वाला ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है 20 मार्च 2024 को अगर रविवार था तो 20 मार्च को ही आपका 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। अब यहाँ पर कितने टाइम का अंतर है, 2012 से 2024, तो 12 साल का जो है अंतर है। अब इसमें से कितने आपके ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, तो 2016 वाला होगा, 2020 वाला होगा और 2024 वाला होगा। अब यहाँ पर 13, यहाँ पर टोटल कितने आपके साल देखने को मिल रहे हैं, 2012 से 2024 तक, तो टोटल 12,
इसके अलावा 3 ऐसे लीप ईयर हैं तो 3 और इसमें जोड़ दीजिए। आपको पता है कि वही तारीख में सीधे-सीधे एक-एक दिन बढ़ता है ना, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो 12 3 कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। अब आपका 15 हो जाएगा, इसको करते हैं 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करने पर कितना आपका जाएगा, तो 7 दूनी 14 होता है। एक आपका विषम दिन जो है वो शेष जो है वो बचेगा, और एक विषम दिन का मतलब ये है कि जो भी दिन यहाँ पर था उसे एक पीछे चले जाएगी, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। ये जो आपको है ना कि यही डेट दे रखी 20 मार्च 2024 और यही का पूछा गया, तो सीधे-सीधे एक दिन आपका बढ़ जाता है। अगर वो लीप ईयर है तो फिर वो 2 दिन बढ़ जाता है, तो इसीलिए लीप ईयर का अलग से गिना है हमने और नॉर्मल ईयर का अलग से। अगला है कैटरिंग को कह रहा है कौन शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता, किससे, कैटरिंग से। तो आप देखेंगे सी वाला नहीं बनाया जा सकता, RETIRING करके आपका दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार आर है, यहाँ पर देखेंगे तो आर ये भी दिया गया है, आर ये भी दिया गया है, जबकि इसमें सिंगल ही बार आर आया है। अगला है कि हाई हाइप्सीफोबिया ऊंचाई से संबंधित है, तो हाइलोफोबिया किससे संबंधित है, तो ये जंगलों से संबंधित है। अगला है विषम शब्द, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, तो एडमिरल जो है आपका यहाँ पर विषम शब्द है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा बताना है जो, यहाँ पर बाकी लिखा भी गया है कि कौन सा चित्र आयत फिल्म आलोचक से संबंधित है, इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ लिख देते हैं। ये जो है आपका फिल्म आलोचक जो है उसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार आपका जो वृत्त टाइप देख रहे हैं, ये क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं उनको दर्शाया गया है। त्रिभुज जो आप देख रहे हैं ये चालक जो है उसको दर्शाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप वर्ग टाइप का, ये फुटबॉल जो खिलाड़ी हैं उनको दर्शाया गया है। पूछ क्या रहा है इस चीज को देख लीजिए। पूछ रहा है कि त्रिभुज चालकों का प्रतिनिधित्व और वर्ग फुटबॉल खिलाड़ियों का अक्षरों का कौन सा समूह है जो फुटबॉल खिलाड़ियों को दर्शाता है पर चालक नहीं है। फुटबॉल को तो दर्शा रहा है पर चालक में नहीं आना चाहिए, यानी त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ई है और आपका डी भी है, ये नहीं कह रहा है कि और क्या नहीं आना चाहिए, यानी ये दोनों हो जाएगा, आंसर बी वाला आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है और शशिकांत का जन्म सूरज से 6 दिन पहले हुआ था। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को जो है वो पड़ा था, यानी कि 15 अगस्त 1999 को दिन कौन सा था, रविवार जो है वो था। ये चीज कहने का मतलब है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तारीख के बीच में कितना डिफरेंस है। 15 अगस्त से अगर आप 4 अक्टूबर की तरफ चलना शुरू करेंगे तो 15 अगस्त से 31 दिन का महीना है, तो 16 दिन तो सीधे सीधे यही हो जाएंगे जब पूरा अगस्त महीना समाप्त हो जाएगा, 16 दिन ये हो गए, ठीक है। उसके बाद सितंबर का महीना आएगा, वहां पर आपके 31 के बाद 30 दिन होती है सितंबर, तो 30 दिन सितंबर तो होते हैं, पर इस चीज को भी समझिए कि यहाँ 4 अक्टूबर भी है, यानी 4 तारीख और है, परंतु ये भी समझिए ये सूरज से 6 दिन पहले की बात हो रही है, यानी 30 में 4 जोड़ तो दीजिए 34, पर इसमें 6 घटाइए भी तो कितना आएगा, 28 आएगा, यानी ये 28 अब आपको इसमें जो है वो जोड़ना है। टोटल जोड़ेंगे तो 44 दिन निकल करके आएगा, और 7 से डिवाइड करते हैं 44 को, तो आप विषम दिन निकाल सकते हैं, तो 7 6 जा 42, 2 शेष बचेगा, 2 आपका विषम दिन जो है वो हो जाएगा। और विषम दिन का सीन क्या होता है, उतने दिन आप जो है वो आगे या पीछे बढ़ा देते हैं। तो शशिकांत का जन्म हुआ है यहाँ पर कितना था, इसको लेकर के लिखा है कि रविवार को हुआ था, तो रविवार से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखें श्रृंखला दे रखी है, इसके बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए वो पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 2 है, यानी 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे और इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 1 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 10 तक लाने के लिए, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 फिर से कर देंगे, यानी आगे क्या करना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ प्लस किया गया तो यहाँ आगे माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 16 ये जो आएगा, इसमें ये लिखा है ना कि ये डेड है, इसमें 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी 10 के लिए चेक करिए ना सीधा, तो 10 का स्क्वायर आपका और माइनस में 1, यानी कि 99 आपका जो है वो आएगा आंसर, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आपके लिए है, जिसमें आपको दिमाग दौड़ाना है,
रीजनिंग के लिए। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। और बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इनमें से कौन सा जो है आपका आएगा। इसके साथ साथ वीडियो को समाप्त करने से पहले जो भी चैनल पर नए हो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और प्रश्न आपके लिए है, श्रृंखला दी गई है जिसमें 3,9,15 में 21वां पद कौन सा होगा? 117, 121, 123 या 120? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग एक दोपहर के 12 बजे की भी है, एक शाम के 5 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।